जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, IFRS 3 और 10 के MCQs हमने कुछ सोचा देख लें, तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, व्हाट आर यू स्माइलिंग एट गाय? योर गाय? ओके जी मोहतरम। MCQ 15। हाँ, MCQ 15। यार ये एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट कौन सी थी? प्रोफेशनल फीस लॉयर को पे कर दी और एक्सेलेंट। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब्दुल्ला राजपूत को भेज देना। एक्सपेंस, यार वो अपनी पुरानी बुक ले आओ कंसोलिडेशन वाली। तो बता दें जी, प्रोफेशनल फीस वगैरह की ट्रीटमेंट क्या थी? एक्सपेंस। नहीं याद आ रहा तो अभी हैंड रिटन पेज नंबर 10 खोलें जरा। हैंड रिटन पेज नंबर 10। अब मैं नहीं खोल रहा, आप ऐसा करो, आप इनके साथ आ जाओ भाई, थोड़ा इधर हो जाओ। हैंड रिटन पेज 10 इनको दिखाओ जरा। हैंड रिटन पेज 10 के टॉप पे देखें, एंट्री बताएं। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, 3 रुपए की एंट्री नजर आ रही है। एक्सपेंस डेबिट, सफे के टॉप पे देख लें एंट्री। याद आ गई? चलें जी। इट शुड बी चार्ज टू एक्सपेंसेस। आगे MCQ 14। देखो कंसोलिडेशन के MCQs खोलो जरा वॉल्यूम 1 में। MCQ 14 जी, कौन सी ऑप्शन है? ये पिछले दफा तुमने लेक्चर अटेंड किया था जिसमें MCQs हुए थे कंसोलिडेशन वाले? हाँ किया हुआ है, किया हुआ है, बच्चे का पास है तो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आपस की ट्रांजैक्शन? नॉट अ आपस की ट्रांजैक्शन। तो द सेल ऑफ गुड्स बिटवीन P एंड S, ये तो आपस की है। ट्रांसफर ऑफ नॉन करंट एसेट बिटवीन P एंड S, ये भी आपस की है। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय सब्सिडरी, ये भी आपस की है। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय पेरेंट, पेरेंट के तो अपने ओनर्स थे बाबा जी रशीद और वो सारा। सर मेरे क्या क्लास में बताते थे? बच्चों के नाम बताते थे जब पेरेंट का डिविडेंड बोलते थे। ठीक है, तो आप लोगों ने खरीदे हुए थे वो शेयर्स। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय पेरेंट्स, तो ये तो बिल्कुल आपस की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि P तो S को डिविडेंड नहीं देगा। कौन किसको देगा? S P को देगा। ओके, हाउ शुड अनरियलाइज प्रॉफिट बी पोस्टेड? अनरियलाइज प्रॉफिट ऊपर लिख लें, स्टॉक का होगा ना, क्योंकि इन्वेंट्रीज का लफ्ज आ रहा है बार बार। स्टॉक का होगा। अच्छा यार, इसमें कुछ तफसील है, ये मैंने आपको एंट्रीज इस तरह करवाई नहीं हुई, ये फिर मैं आपको करवा दूंगा किसी दिन। अभी आप आ जाएं। ये मैं करवा दूंगा आपको। यार वो एक MCQ था जिसमें उसने 2 चीज़ें बताई हुई हैं, उन 2 में से ढूंढनी है कि जी जी मोहतरम, बिल्कुल कमाल MCQ है यार। थल लिमिटेड, थल लिमिटेड owns 80% of the ordinary share capital of its subsidiary Cholistan Limited at the group's year end 28 फरवरी 2011। थल पेबल इंक्लूड 3.6 इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। थल पेबल इंक्लूड बनवाए मुझे। थल कौन है? थल पेरेंट। और चोलिस्तान कौन है? थल पेबल इंक्लूड 3.6, सारे ऊपर देखें कितना। थल पेबल इंक्लूड 3.6 इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड बाय
असल में इसने बेची होंगी ना, तो इसने अभी तक पैसे देने होंगे। हाँ दोबारा पढ़ लें। थल पेबल इंक्लूड फॉर इन्वेंट्री सोल्ड बाय चोलिस्तान। चोलिस्तान रिसीवेबल इंक्लूड 6.7 इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड टू थल। असल में ये थल है ना। अब वापस के बैलेंसेस चल ही नहीं कर रहे, पता नहीं कैश इन ट्रांजिट है, गुड्स इन ट्रांजिट है, क्या कहानी है, देखते हैं। 2 days आफ्टर द ईयर एंड, साल के 2 दिन बाद, बिफोर द ईयर एंड, साल के 2 दिन पहले। थल, थल कौन है यार? पेरेंट। और चोलिस्तान, साल खत्म होने से 2 दिन पहले पेरेंट ने एक पेमेंट भेजी है 3.1 की टू चोलिस्तान। डेट वाज नॉट रिकॉर्डेड बाय सब्सिडरी अंटिल 2 दिन साल के बाद भी गुजर गए, अभी तक उसने पेमेंट रिसीव नहीं की। आप बता दें, रेक्टिफाइंग एंट्री पहले जरा बता दें क्या होगी। करंट एसेट क्रेडिट या रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 6.7 और करंट लायबिलिटीज 3.6 और कैश इन ट्रांजिट। What is the entry that should be made to remove the intra-group transaction from group accounts apart from cancelling intra-group? कहते इसको कैंसल तुम ना करो, वो मेरी टेंशन है, इसको भी कैंसल ना करो, वो मेरी टेंशन है, इसके अलावा क्या करना है? 3.325 2.235 ऐड कर दो कैश में, ये पता नहीं कहां से फिगर आई है। 3.1 ऐड कर दो पेएबल में, ये भी गलत है, पेएबल में तो ऐड नहीं करना। 3.1 ऐड कर दो इन्वेंट्रीज में, ये भी गलत है। 3.1 ऐड कर दो कैश में। पता है क्या, असल में हमें आदत पड़ी हुई है पूरी एंट्री करने की। वो कहते हैं पूरी एंट्री ना करो, बट एंट्री शुड बी मेड टू रिमूव दिस ट्रांजेक्शन फ्रॉम द ग्रुप अकाउंट्स। ग्रुप अकाउंट्स में क्या एंट्री करूं कि ये चीजें रिमूव हो जाएं? अपार्ट फ्रॉम कैंसलिंग दीज। कहते हैं इनको कैंसिल तुम ना करो, इसके अलावा मुझे बता दो कोई एंट्री। समझ आई बात? कहते हैं इनको कैंसिल तुम ना करो, वो मुझे पता है कैंसिल करना आता है, तुम्हारी आदत पड़ी हुई है इसे कैंसिल करने की। अपार्ट फ्रॉम कैंसिलिंग दिस, इन दोनों को कैंसिल किए बगैर बताओ क्या करूं? कर दें किसको? कैश इन ट्रांजिट को। तो कहते हैं इसके अलावा कुछ है तो मुझे बता दो। तो वो क्या था बोले? कैश इन ट्रांजिट। जी, आसिम लिमिटेड एक्वायर्स 80% ऑफ द शेयर्स ऑफ आरएफ लिमिटेड ऑन यकम अगस्त 16। साल खत्म होने से कितना अर्सा पहले? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने पहले? 5 महीने पहले। एंड इज प्रिपेयरिंग इट्स ग्रुप्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंड 31 दिसंबर 16। हाउ विल आरएफ रिजल्ट्स बी इंक्लूडेड इन पी एंड एल? ऐसे इंक्लूड होंगे मेरे ख्याल से, P जमा S इंटू 5/12, ऐसे इंक्लूड होंगे ना। छुरी चलाते रहेंगे साथ साथ, और परसेंटेज नहीं लगानी। वो जो इंशाल्लाह वर्किंग 5 एंड पे होगी ना, उसमें परसेंटेजेस लगा लेते होते हैं। इसी तरह होता था ना, P जमा S इंटू 5/12, तो पेरेंट की सेल जमा सब्सिडरी की सेल का 5/12। 100% ऑफ आरएफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम यकम अगस्त टू 31 दिसंबर। इस तरह करेंगे, 80% नहीं करेंगे। आपको याद है पी एंड एल के मुंह पे साथ साथ 80% नहीं करते थे। एंड पे जब आ जाता था ना, तो एट्रीब्यूटेबल में फिर एनसीए को उसका हिस्सा देते थे, बाकी हमारा था। साथ साथ 80 लगाते थे या साथ साथ 5/12 6/12? साथ साथ किस टॉपिक में परसेंटेजेस लगाते थे? साथ साथ एसोसिएट में। तो ये बोंगा 80 वाली ऑप्शंस को दे रहा था, इनको इग्नोर करना था। और ये तो बिल्कुल गलत है। 100% ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फॉर पूरा साल। फॉर पूरा साल क्यों नहीं? क्योंकि यकम अगस्त से 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड है। जी, एमसीक्यू 33।
Which of the following would result in an unrealized profit within a group? कहां से आ गया? आप पेरेंट सोल्ड बिल्डिंग, इसकी कॉस्ट है 8 लाख, अपनी सब्सिडरी को बेची 9 लाख की। द सब्सिडरी स्टिल होल्ड्स दिस एसेट। तो इसका मतलब है बेचने वाले ने गेन रिकॉर्ड कर लिया और दूसरे के पास अभी तक पड़ी हुई है, तो आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं बिकी अभी तक। तो ये तो अनरियलाइज, वो जो P2S गेन रिवर्स होता था फिक्स्ड एसेट वाला, ये वो वाली एडजस्टमेंट करनी है हमने। पेरेंट ने सेल किया बिल्डिंग अपनी सब्सिडरी को, बीवी इसलिए नहीं दे रहा कि शायद कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा, वरना तो बीवी देनी चाहिए ना बिल्डिंग की। द सब्सिडरी हैज सोल्ड दिस एसेट बिफोर द ईयर एंड। आज शायद पहली दफा क्लास में हमने देखा है कि आगे उसने बिल्डिंग भी बेच दी है, वरना स्टॉक बेचती थी, उसने आगे बेच दिया। अगर बेच दिया तो फिर तो रियलाइज हो गया आउटसाइड वर्ल्ड को बेच के, फिर कौन सा अनरियलाइज? पेरेंट सोल्ड गुड्स में तो कोई मसला नहीं हुआ होगा आपको। तो सब्सिडरी हैज सोल्ड ऑल द गुड्स, और दूसरी ऑप्शन क्या थी? एसोसिएट हैज सोल्ड ऑल द गुड्स। तो सब्सिडरी ने भी चीजें बेच दी, एसोसिएट ने भी चीजें बेच दी, तो बेच दी तो सोल्ड ऑल द गुड्स, सोल्ड। तो इट मींस दीज आर रियलाइज्ड, और सिर्फ अनरियलाइज किस में पड़ा होगा? इसके अंदर पड़ा होगा। ओके 34 अभी रहने दें। एक 39 हाँ जी Haris Limited has owned 90% subsidiary of Haris Limited for many years, but then purchased a 75% subsidiary Surya Limited. दो subsidiaries हैं, दोनों subsidiaries हैं, कोई associate नहीं है। The revenue is as follows: Haris, Faris, Surya। याद रखिएगा ये जो सूर्य है ना, इसको हमने मिड ऑफ ईयर में बाय किया। ड्यूरिंग द ईयर Faris sold goods to Haris for 30 million. These items were then sold outside of group by Haris just before the year end. पहले तो एक काम करवाए ना, सेल पेरेंट की पूरी, दूसरी सब्सिडरी की इसलिए पूरी क्योंकि कई साल की खरीदी हुई है, तीसरी सब्सिडरी की इसलिए अधूरी कि मिड ऑफ ईयर में खरीदी है। अब एक वर्किंग करेंगे हम। ड्यूरिंग द ईयर Faris sold to Haris S2P, sold 30 ड्यूरिंग द ईयर पूरा साल में बेची। शुक्र है ये पुरानी सब्सिडरी है, इसमें कोई ये नहीं होगा कि आफ्टर एक्विजिशन वाला चक्कर। तो ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड, अनसोल्ड, these items were then sold outside, unsold 0, unsold का प्रॉफिट 0। तो 30 सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दें, डन हो गया। तो कॉस्ट ऑफ सेल तो मेरे से मांगी नहीं, तो फिर सिर्फ क्या जवाब आ रहा है? 315। नोट कर लें। कौन सी? हाफ वे थ्रू दिस ईयर। अच्छा मुझे आप ये बताएं,
ये एमसीक्यू मैं ढूंढ रहा था जो काफ़ी देर से मुझे मिल गया। 46 सारे ही मिल जाएंगे, ऐसा ऐसा भाई फरमा रहे हैं। 46 क्या कहता है? 46 अगर ये आपने कर लिया ना तो मैं एक और कराऊंगा। 46 फहद लिमिटेड एक्वायर 80। नहीं कुछ ऐसे 2-4 बच्चे हैं क्लास में, ऐसा बोलेंगे नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बोल सकते हैं वो नहीं झूठ बोलेंगे, अगर हो रहा होगा वो करके दिखाएंगे। वो बंदा मैं बता दूंगा आपको कौन है जो करके दिखाएगा। फहद लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ मुस्तफा लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2014। कब खरीदे हैं शेयर्स? साल के पहले दिन या पिछले साल के आखिरी दिन, एक ही बात है। व्हेन मुस्तफा लिमिटेड रिटेन्ड अर्निंग वर 20 एट 31 दिसंबर 15 मुस्तफा लिमिटेड रिटेन्ड अर्निंग स्टूड एट नीदर कंपनीज पेड डिविडेंड। कैलकुलेट द एनसीआई। Calculate the NCI in consolidated statement of comprehensive income for the year ended 31 दिसंबर 15। ये कौन सी वर्किंग पूछ रहे हैं? Calculate the NCI in consolidated statement of comprehensive income। वर्किंग 4 कितों आ गई चाचू पुत्र? वर्किंग 4 कितों आ गई भाईजन? केड़ा समोसा खाया तुसी? 1 कहां से आ गई बबलू? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एनसीआई कितनी आनी है? वर्किंग 5 एस प्रॉफिट बजाओ अब बीन। एस प्रॉफिट तो अवेलेबल नहीं है। हाँ वर्किंग 6 कर लो, वर्किंग 6 कर लो। ओपनिंग आ रही, क्लोजिंग आ रही, पैट कैलकुलेटर के बगैर हाथ तो लगे हुए हैं। 5 व्हाट इज एस प्रॉफिट? इधर 7 परसेंटेज नहीं लगानी होती, वर्किंग 5 में 7 परसेंटेज नहीं लगानी होती। CRE एनसी नो नीड 5 इंटू, अच्छा 1 था, बच्चों को भी आता है 1 1 2 3 4 1 के लिए इतना रूले हैं। जवाब जी 1। ओ बगैर किस टाइम की सीट है? कितने बजे की? 5:30। और कहां जाना है? किधर? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ ठहर जाओ, वेबसाइट का बता दूं यार, वो आप लोगों को पता होगा वेबसाइट का एड्रेस, किसी को बताओ? यूजर नेम कोई बता दें। कैपिटल में है, स्मॉल में है क्या? FAR-2 है मेरे ख्याल से, जो देख के बताओ ना। -2 एक दफा 2 दफा? एक दफा। और पासवर्ड कैपिटल सही हो गया। यूजर नेम में स्मॉल f है और पासवर्ड में बड़ा F है और दरमियान में कोई स्पेस नहीं है किसी चीज के। URL, यूजर नेम, पासवर्ड। अल्लाह हाफिज।